हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक नए सेशन के लिए आपके बीच लाइव आए हैं और आज का मुख्य सेशन है कि हमने एक दिन आपसे वायदा किया था कि सिविल सेवा की तैयारी में मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक बहुत सारे ऐसे समसामयिक मुद्दे हैं जहां से संबंधित सवाल हमारी परीक्षाओं में आते हैं। हमारे पाठ्यक्रम का स्टैटिक सिलेबस भी ऐसा बहुत कुछ है जो समसामयिक मुद्दों से जुड़ा होता है, जिसे समसामयिक मुद्दों से जोड़कर लिखना होता है और ऐसे मुद्दों को लिखने के लिए हमने समसामयिक पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि प्रीलिम्स के बीच में मेंस के बीज नहीं होते, लेकिन मेंस में प्रीलिम्स के बीज होते हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी टॉपिक को हम प्रीलिम्स के डायमेंशन से पढ़ते हैं तो वहाँ पर मेंस की क्लियरिटी नहीं होती, हमें वहाँ मेंस के कंटेंट नहीं मिलते। लेकिन जब किसी भी टॉपिक को हम मेंस के डायमेंशन से पढ़ते हैं तो वहाँ हमें प्रीलिम्स के भी कंटेंट मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस मुद्दे की चर्चा आज हम आपके बीच करेंगे, यहाँ से आप मुख्य परीक्षा का भी सवाल लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में बनने वाले सवाल को भी कर सकते हैं। और मुद्दा है समसामयिकी का, मुद्दा है भारत के केंद्रीय बजट का और मुद्दा है जेंडर बजटिंग का। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत का केंद्रीय बजट और उस केंद्रीय बजट में देश की महिलाओं के लिए किए गए प्रयास और महिलाओं के लिए चाहे योजनाओं के माध्यम से, चाहे बजट के माध्यम से, चाहे नीतियों के माध्यम से, चाहे कानूनों के माध्यम से, चाहे संवैधानिक संरक्षण के माध्यम से जो भी इतिहास से लेकर अब तक प्रयास किए गए उससे संबंधित सवाल हमारी परीक्षा में बनते हैं। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का एक सिलेबस है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, क्योंकि हमारे सिलेबस का एक पाठ्यक्रम है सोशल जस्टिस और हमारे सिलेबस का एक पाठ्यक्रम है भारतीय अर्थव्यवस्था, जहां बजट भी आपके टॉपिक में है। तो वहां से सवाल आपके एग्जाम में ये बनेगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं निबंध लिखने में महिला सशक्तिकरण के लिए या देश के भीतर महिलाओं की स्थिति के लिए या भारत में लिंगानुपात को लेकर के या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को लेकर के जब आप निबंध लिखेंगे, जीएस 1 पेपर में इंडियन सोसाइटी लिखेंगे, जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस लिखेंगे, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी लिखेंगे, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। जो टॉपिक आज आपके बीच हम लेकर आए हैं, टॉपिक का नाम है जेंडर बजटिंग। और हमें यही देखना है कि इस बार केंद्रीय बजट 2024-25-26 के बजट में महिलाओं के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया। क्या महिलाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई? तो निसंदेह रूप से की गई। क्या जो वृद्धि की जा रही है उसका सही ढंग से, प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है? क्या क्रियान्वयन के पश्चात उसके समय समय पर ऑडिटिंग हो रही है? ऑडिटिंग के बाद उसमें सुधार किया जा रहा है? तो निष्कर्षतः हम पाते यही हैं कि समय के साथ साथ प्रत्येक बजट में महिलाओं के लिए बजट में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसका प्रभावी निष्पादन नहीं हो पा रहा है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उसमें पारदर्शिता नहीं हो पा रही है, उसकी जवाबदेहिता स्पष्ट नहीं हो पा रही है, समय समय पर उसकी ऑडिटिंग नहीं हो पा रही है, ऑडिटिंग करके व्याप्त कमियों में सुधार नहीं किया जा रहा है। हमें उन्हीं सारे मुद्दों को देखना है और हमें पहले खंगालना है, छानना है और 2025-26 के बजट के माध्यम से ये देखना है कि 2025-26 के बजट में महिलाओं के लिए क्या प्रयास किए गए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया और क्या होता है जेंडर बजटिंग। इस पूरे मुद्दे को आज के 15 से 20 मिनट के सेशन में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सीधा सेशन में। और खासकर ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। ये खास बात है इस सेशन की। बाद में आपको प्रारंभिक परीक्षा का एक सवाल भी मिलेगा और मुख्य परीक्षा का सवाल हम आपको खुद बोल देंगे लास्ट में। तो भारत में केंद्रीय बजट और महिलाओं के लिए किए गए प्रयास, यही समझिए कि मुख्य परीक्षा का आपका सवाल है। मेंस का आपका मुख्य परीक्षा का यही सवाल है, मुख्य परीक्षा का यही प्रश्न है आपका। और इसी प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन उद्देश्य यही है कि भारत में केंद्रीय बजट और महिलाओं के लिए किए गए प्रयास। तो आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों की हमें भूमिका क्या लिखनी चाहिए, हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हम यही बात कहेंगे, भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है ने अपने बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में नारी को सरकार के 4 प्रमुख फोकस समूहों में एक बताया है।
हम पृष्ठभूमि यहां से तैयार करेंगे, क्योंकि उनका कहना था यह बजट किस पर आधारित है? देश के गरीब लोगों पर, देश के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाताओं यानी कृषकों को और नारी को यह बजट केंद्रित है। ये स्वयं निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। तो निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में नारी को सरकार के 4 प्रमुख समूहों में एक बताया है। आप यहां 25-26 लिख सकते हैं, शायद ये 24-25 की जगह 25-26 कहना ज्यादा उचित होगा, कि 4 प्रमुख फोकस समूहों में से एक बताया। उनका कहना था कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित रहेगा। हालांकि इस बजट में महिलाओं के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है, फिर भी सरकार को नारी शक्ति के वादे को पूरा करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दिस इज इंट्रोडक्शन। और विद्यार्थी अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। इंडिया विच इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री हैज प्रपोज्ड सेवरल स्कीम्स फॉर वुमेन इन इट्स बजट। Finance Minister Nirmala Sitharaman described women as one of the 4 major focus groups of the government in the Union Budget 2025 and 26. She said that this budget will focus on the poor, youth, farmers and women. Although the allocation for women has increased in this budget, the government still needs to take more concrete steps to fulfill the promise of Nari Shakti. तो खैर मैं ये पूरा टॉपिक आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश का भी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। बाइलिंगुअल में ये पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन हुआ, इसकी भूमिका हुई। अब आइए मुख्य बातों को देखते हैं क्या बजट में रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे लिंग बजट वक्तव्य पर है, जेंडर बजट स्टेटमेंट, जिसे हम संक्षिप्त में जीबीएस कहते हैं। भारत सरकार 2005-6 से, कब से? भारत सरकार 2005-6 से हम आपको कंटेंट लगभग 400-500 शब्दों में देंगे। कल ये प्रश्न आएगा तो आपको 125 शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है और 200 शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है। आईएएस में 150 शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है और 250 शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है और निबंध में 700 शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है। तो जैसी आवश्यकता होगी वैसे इसका विस्तार करिएगा, वैसे इसको शिकोड़ भी दीजिएगा, लेकिन हम कंटेंट आपको पूरा देंगे। इस वक्तव्य में सरकारी मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं का विवरण होता है, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के लिए पूर्ण या आंशिक आवंटन होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीबीएस महिलाओं के लिए अलग से बजट नहीं है, बल्कि यह मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आवंटन की रिपोर्टिंग है। लिंग बजट के कुछ विभिन्न भाग हैं। इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है, भाग ए, भाग बी, भाग सी। अलग अलग भागों में क्या बताएगा उसको पहले समझिए। भाग ए के अंतर्गत जिन योजनाओं का 100% आवंटन महिलाओं और लड़कियों के लिए होता है उसे भाग ए में रखा गया है। भाग बी में जिन योजनाओं में महिलाओं के लिए 30 से 99% आवंटन होता है। भाग सी में उन योजनाओं को रखा जाता है जिनमें महिलाओं के लिए 1 से लगभग 29% का आवंटन होता है। इस वित्तीय वर्ष से भाग सी को शामिल किया गया, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए न्यूनतम आवंटन की योजनाओं को दिखाता है। यहां से बारीकियां समझिए। इस वित्तीय वर्ष से भाग सी को शामिल किया गया है, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए न्यूनतम आवंटन की योजनाओं को दिखाता है। विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन कैसे होता है, कैसे इसका कार्यान्वयन होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है। केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्रियान्वयन की देखरेख करता है, जबकि राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वित्त एवं योजना विभाग लिंग बजट का प्रबंधन करते हैं। और जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र लिंग संवेदनशील बजट सुनिश्चित करता है, जिसके लिए प्रत्येक केंद्र में कम से कम एक लिंग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। केंद्र में यानी सेंटर पर, केंद्र मतलब वो देश स्तर पर केंद्र नहीं। जीबीएस में रुझान की अगर बात किया जाए तो लिंग बजट वक्तव्य में रुझानों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 4.49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024-25 से 37% की वृद्धि को बताता है। वहीं 19-20 में जीबीएस का कुल व्यय सरकार के कुल व्यय का 5% था, जो अब बढ़कर 2025-26 में कितना हो गया है? लगभग 9% हो गया है। दिस इज फैक्ट। ये जीबीएस के रुझान हैं। हालांकि भाग ए के आवंटन में स्थिरता आई है, जबकि भाग बी और सी में बदलाव दिख रहे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि मंत्रालय और विभाग में महिलाओं के लिए सही तरीके से आवंटन कर रहे हैं या नहीं। आवंटन में कहीं कमी तो नहीं रह गई। आवंटन में भाग ए में स्थिरता यह बताती है कि आवंटन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आवंटन में भाग बी और सी में
तो कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ए में स्थिरता दिखाई दी है। साथ ही साथ रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो महिला उद्यमियों के लिए 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए की सावधि ऋण। मनरेगा में अगर बात किया जाए तो 40,000 करोड़। महिलाओं के लिए 57.8 व्यक्ति दिवस प्रदान करता है, लेकिन लिंग बजट में केवल 33.6% की गणना की जाती है। साथ ही कृषि में अगर महिलाओं की बात किया जाए 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि में काम करती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। उस कृषि प्रधान देश में अगर कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी की जाए, वो भी शहरी महिलाओं की नहीं, ग्रामीण महिलाओं की, तो 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि में काम करती हैं। लेकिन केवल जमीन कितना है उनके पास? 13.9 के पास जमीन है, जो असमानता को दिखाता है। आंकड़े को समझिए और ऐसे आंकड़ों को याद रखिए, हर मुद्दे पर कोट करने के लिए काम आएगा आपको असमानता के स्तर पर, कि 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि में काम करती हैं, बावजूद उसके केवल 13.9% के पास जमीन है। कृषि योजना में 2250 करोड़ में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष आवंटन का अभाव दिखाई देता है। साथ ही साथ शिक्षा और डिजिटल समावेशन की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान के लिए 12,375 करोड़ रुपए, पीएम श्री स्कूल के लिए 2250 करोड़ रुपए, पीएम पोषण मिड डे मील के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन बजट में 551.25 करोड़ रुपए से 229.25 करोड़ रुपए की कटौती की गई, जिससे महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा प्रभावित हो रही है। दैट इज चैलेंज। साथ ही साथ STEM लिंग अंतर की बात किया जाए तो STEM स्नातकों में 40% महिलाएं हैं, लेकिन केवल 14% को STEM नौकरियां मिलती हैं और लिंग केंद्रित डिजिटल कौशल कार्यक्रमों की आवश्यकता दिखाई पड़ती है यहां पर। वहीं आवास और संपत्ति स्वामित्व की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 23,294 करोड़ रुपए, जिसमें से महिलाओं के लिए 15,170 करोड़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 3,350 करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए 1,500 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए। केवल 73% प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं, जो वास्तविक सशक्तिकरण पर चिंताएं पैदा करता है, क्योंकि ये योजनाएं कहती हैं कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से महिलाओं के नाम 100% घर होंगे, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं केवल 73% प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर महिलाओं के नाम है, जो उनके वास्तविक सशक्तिकरण पर चिंताएं उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य और कल्याण की बात किया जाए तो आयुष्मान भारत में 3,624 करोड़ से बढ़ाकर 4,482 करोड़ रुपए किया गया, लेकिन केवल 30% महिलाएं के लिए यह निर्देशित है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण की 2.0 की बात किया जाए तो 450.98 करोड़ रुपए। मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए लक्षित निधियों का केवल 30% आवंटन किया गया है, 30% आवंटन किया गया है। और वहीं मातृ वंदना योजना 2013 से प्रति माह को 6,000 रुपए अपरिवर्तित है, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने में विफल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कम वेतन और कम वित्तीय पोषण महिला स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं की प्रणालीगत उपेक्षा को उजागर करता है। वहीं सुरक्षा और की बात किया जाए तो निर्भया फंड 200 रुपए करोड़ है, लेकिन शुरुआत से ही अब तक कुल फंड का केवल 74% हिस्सा खर्च नहीं हुआ है। फंड तो बनाया गया, जब फंड का 74% हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ तो इसका क्रियान्वयन में कितनी पारदर्शिता है और कितनी प्रभावी ढंग से और कितने सही ढंग से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ मिशन शक्ति की बात किया जाए तो सामर्थ्य सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है, इसके लिए 2,396 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। संबल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 629 करोड़ रुपए की फंडिंग है, जो 2023-24 से स्थिर रखी गई है। वहीं लिंग संवेदनशील परिवहन में निवेश की कमी है। भले ही 91% शहरी महिलाएं यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और उनके प्रभाव की अगर बात की जाए, ये तो आंकड़े हो गए,
ये तो मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं, जो सब याद करना पॉसिबल नहीं है, एक समान समझ बनाई जा सकती है यहां से। लेकिन सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और उनके प्रभाव की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि कुछ योजनाओं में महिलाओं के लिए अच्छा आवंटन हुआ है, जबकि कुछ योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। बैलेंस बना के रखना है, ध्यान रखिएगा। और अभी जाकर के कंक्लूजन में जाकर के हम एक सकारात्मक अप्रोच का स्टैंड ले लेंगे। सरकार के विपक्ष में भी नहीं जाएंगे, सरकार के तरफ झुके रहते हुए हम चुनौतियों को दिखाकर उसके समाधान का सुझाव दे देंगे। तो सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर नजर डालें तो क्या परिणाम निकलता है कि कुछ योजनाओं में महिलाओं के लिए अच्छा आवंटन हुआ, लेकिन कुछ में अभी सुधार की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन की बात किया जाए तो जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिससे महिलाओं को पानी लाने में लगने वाले समय और शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में जल जीवन मिशन को 31% महिला आवंटन के साथ भाग बी में रखा गया, जबकि पिछले 2 वर्षों में महिलाओं के लिए आवंटन 49% था। यह गिरावट दीर्घकालिक महिला केंद्रित प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी के लिए पक्के घर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करता है कि स्वामित्व महिलाओं के नाम पर हो। और यह योजना भाग ए में है, जिसका मतलब है, भाग ए का मतलब क्या होता है? भाग ए का मतलब है इसका 100% आवंटन महिलाओं के लिए किया जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 23% घर महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि योजना का कार्यान्वयन और आवंटन में कोई असमानता है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने का लक्ष्य है। और यह योजना भाग ए और भाग बी में शामिल है, लेकिन इसके उप योजना का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया, जिससे योजना की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है। सुधार की आवश्यकता कहां है? अब सुधार की आवश्यकता कहां है? इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड कहां है? तो जीबीएस में मंत्रालयों और विभागों द्वारा लिंग के आधार पर आवंटन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अस्पष्ट हो सकती है, जिससे यह मुश्किल हो जाता है कि सरकार महिलाओं को प्राथमिकता देने के अपने वादों पर कितनी खरा उतरती है। लिंग उन्मुख ऑडिट और अन्य उपायों के माध्यम से मंत्रालयों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। इसके साथ साथ योजना के उद्देश्य और क्रियान्वयन के अनुसार आवंटन में सुधार करना भी आवश्यक होगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए? सामाजिक और आर्थिक सुधारों की जरूरत है। सरकारी योजनाओं और आवंटन के बीच असमानता को खत्म करने के लिए निरंतर निगरानी की जाए, उसमें पारदर्शिता लाई जाए और योजनाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए विशेष बजट का आवंटन क्या है? महिलाओं के लिए अलग से बजट आवंटन और योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को और अधिक गंभीरता से काम करना होगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? इस पूरे आंकड़ों को देखने के बाद, इस पूरी स्थिति को देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकला? इसका कंक्लूजन यही निकला कि कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं, भारतीय केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए आवंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। यही आपका अप्रोच बताएगा। आंकड़े तो आप तटस्थ होकर बताते हैं, लेकिन निष्कर्ष में आपका अप्रोच और आपकी समझ झलकती है। अब निष्कर्ष में आप बताएंगे कि कुल मिलाकर भारतीय केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए आवंटन में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसका सही और प्रभावी क्रियान्वयन अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अतः सरकार को चाहिए कि महिलाओं और लड़कियों के लिए योजनाओं को लागू करते समय लिंग उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाएं और उनके लिए आवंटन की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लानी होगी। इसके अलावा मंत्रालयों को जवाबदेह ठहराना होगा और नियमित रूप से लिंग उन्मुख ऑडिट प्रक्रिया को आवश्यक रूप से लागू करना होगा। तब जाकर के भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी और लिंग असमानता को दूर किया जा सकेगा। दैट इज कंक्लूजन। ये आपका अप्रोच तैयार करता है, ये आपका अप्रोच तैयार करता है, जो कि एक संतुलित अप्रोच है, जो कि एक संतुलित अप्रोच है कि कुल मिलाकर भारतीय केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए आवंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें इसको ठुकराया नहीं जा सकता, लेकिन लग गया। इसको सही और प्रभावी क्रियान्वयन की एक बड़ी चुनौती बनी है। सरकार को महिलाओं और लड़कियों के लिए योजनाओं को लागू करते समय लिंग उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना होगा, यह आपका सुझाव है। और उनके लिए आवंटन की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लानी होगी, दूसरा सुझाव है।
इसके अलावा मंत्रालयों को जवाबदेह ठहराने के लिए नियमित रूप से लिंग उन्मुख ऑडिट की प्रक्रिया को लागू करना आवश्यक होगा। तब जाकर के भारत में लैंगिक असमानता को दूर करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। स्पष्ट? तो हमने तो आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, इसमें इतना तो लिखना नहीं है। मेंस में तो हमें केवल 125 शब्द में, 200 शब्दों में पीसीएस में लिखना होता है, 150 शब्दों में और 250 शब्दों में आईएएस में लिखना होता है। टॉपिक ये इंडियन सोसाइटी में भी आ सकता है, सोशल जस्टिस में भी आ सकता है, जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था में भी आ सकता है, जरूरत पड़ने पर यह निबंध में भी आ सकता है। अब जहां भी आए इसका प्रयोग आप अपने प्रश्न की मांग के अनुसार कर सकते हैं। क्या इसमें प्रीलिम्स का कोई सवाल नहीं बन सकता? प्रीलिम्स का भी सवाल बनेगा। सवाल मैं देता हूं, उत्तर आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन लिंग बजट वक्तव्य जीबीएस के बारे में सही है? कि जीबीएस में महिलाओं के लिए एक अलग बजट प्रदान किया जाता है। जीबीएस में मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटन की रिपोर्टिंग की जाती है। जीबीएस को 3 भागों में बांटा जाता है, भाग ए, भाग बी और भाग सी। कोट केवल 1 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, सभी सही है। यह प्रश्न आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि जीबीएस प्रोवाइड्स एज अ सेपरेट बजट फॉर वुमेन। GBS covers reporting of allocations for women and girls by ministries and departments. Third statement is GBS is divided into 3 parts, Part A, Part B and Part C. Quotes is first 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 both are correct. Give the answer in comment box. Comment box में अपना उत्तर बताइए और अपना फीडबैक भी बताइएगा कि यह पहल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, समसामयिक मुद्दों पर आपकी पकड़ बनाने के लिए, अपने स्टैटिक जीको को करंट अफेयर से रिलेट करने के लिए और साथ ही साथ कुछ समसामयिक मुद्दों के करंट अफेयर के प्रश्नों पर और गहराई बनाने के लिए। क्या यह पहल आपकी परीक्षा की सफलता को सुनिश्चित करने में कुछ सहायता कर सकती है? अपने कमेंट बॉक्स इस पहल के संबंध में जरूर बताइएगा। हम आपका फीडबैक देखेंगे और उसी के अनुसार आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।